आत्मनिर्भर एमपी का बजट, सबसे तेज बढ़ रहा एमपी, एमपी की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा, गांव गरीब किसान पर फोकस। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। ये उनका दूसरा बजट था। जगदीश देवड़ा ने कुल 2,79,237 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में इस बार महिला, किसान, बेरोजगार और बच्चों पर खास फोकस किया गया है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चाइल्ड बजट अलग से पेश किया। इधर आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भी प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान दर 19.74% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हालांकि सीएम ने विपक्ष के हंगामे पर भी निशाना साधा। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है। ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल मंत्री और अधिकारियों ने नहीं बनाया। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है। लोकतंत्र के मंदिर में आचरण और व्यवहार उसकी गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए, तभी लोकतंत्र को हम सजीव रख पाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। और नहीं तो देखिए, संवाद की जरूरत ही क्या थी। चिल्लाने की प्रतियोगिता हो जाती, इधर से ये चिल्लाते, उधर से वो चिल्लाते, कौन जोर से हो कर सकता है। एक बार कुछ बच्चे स्कूल के विधानसभा की कार्रवाई देखने आए थे और कार्रवाई देखने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैं उनका कमेंट सुन रहा था। उनके मन में आदर के भाव नहीं थे। वो ये कहते हुए जा रहे थे, यार यहाँ साला तो मछली बाजार में होता है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि महामारी के दौर के बावजूद मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया है। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना, ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ। प्रदेश में ये शायद पहली बार होगा जब बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने इस तरह हंगामा किया हो। हालांकि जहां विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है, वहीं सरकार इस बजट को संतुलित और लोकहित से जुड़ा बता रही है। कुल मिलाकर बजट में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस पर सरकार का जोर दिखाई दिया है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है बजट ग्रोथ वाला। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गईं, उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं एमपी की ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा है। हालांकि वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा ये पूरा हंगामा था। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस का स्टैंड रहा और दरअसल आज पेश बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला। सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता, जो विधायक हमारे साथ बैठेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कोशिश सरकार की तरफ से इस बार
मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को देने की। और जो मेहमान कांग्रेस की तरफ से बैठेंगे उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वो किस आधार पर ये कहते हैं कि प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मेरी उन तमाम मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा केपी त्रिपाठी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। तीसरे मेहमान हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दिनेश गुप्ता साहब से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। दिनेश गुप्ता साहब, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि किसी सरकार ने जानबूझकर खराब बजट बनाया हो, और शायद इतिहास में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को वो बजट पसंद आ गया हो। तो ऐसे में बजट पेश होना और विपक्ष की तरफ से ये कहना कि इस बजट में कुछ नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। किस तरह से आप आज के इस बजट को देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है चीज़ों में खोट निकालना या और बेहतर की उम्मीद करना। जैसे आप आलोचनात्मक ढंग से यदि कहेंगे तो निंदा की है, या फिर जब आप सकारात्मक तौर से देखते हैं हम, तो कुछ और उम्मीद जनता को होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बजट से, बहुत जनता को एक उम्मीद होती है कि आ रहा है तो उससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। उसके जो विकास के कार्य क्षेत्र में होना है वो जो है इस बार बजट में आ जाएंगे। कहीं नल जल योजना है, तो कहीं सड़क है, कहीं बिजली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बुरहानपुर जिला हमने देखा ना कि इस बार पूरा हर घर में जल, उनका जो है 100% घरों में पानी पहुंचा रही सरकार। तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक जनता को लगता है कि उनको जो है इस बजट में इस बार उनके मजरे, टोले, गांव, शहर, कस्बे ये जुड़ जाएंगे। तो सरकार जो है उस दिशा में कोशिश करती है। अब देखिए, यदि बेरोजगारी होगी तो फिर पदों की भर्ती की तरफ बेरोजगारों की उम्मीद रहती है कि सरकार भर्ती करे। तो बजट जब आप देखोगे समग्र रूप से, आप गृहिणी से लेके बेरोजगार हो या आप जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पलटते हैं कि उनके क्षेत्र की जो कौन कौन सी सड़क मंजूर हो गई, अस्पताल मंजूर हो गया, स्कूल अपग्रेड किया गया कि नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जनप्रतिनिधि को जब वो देखता है कि बजट में उसके सारे काम आ गए हैं तो वो खुश होता है, और जब नहीं देखता तो वो स्वाभाविक है उसको असंतोष जाहिर करना पड़ता है। लेकिन ये असंतोष सिर्फ विपक्ष की तरफ से ज़्यादा निकल कर आता है। अगर वाकई ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा या हमारे क्षेत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती होंगी दिनेश गुप्ता साहब, जो बजट के खिलाफ या उसका आकलन करने के लिए उठ खड़ी होती होंगी। संजय यादव साहब मेरे साथ जुड़ गए, विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में केपी त्रिपाठी साहब से करूँगा। दिनेश गुप्ता साहब ने उस तमाम बजट को लेकर बात की, क्या कुछ विपक्ष सोचता है, सत्ता किस तरह से एक बजट को तैयार करती है, और प्रदेश की जनता उस दिन को किस तरह से देखती है जब सरकार बजट पेश करती है? बड़ी उम्मीदें होती हैं केपी त्रिपाठी साहब। अब मैं चाहूँगा कि एक बार रोशनी ज़रूर इस पर डालें कि जब सरकार ने ये बजट बनाया और आज आपके वित्त मंत्री ने पेश किया, किन तमाम बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया और कितना कामयाब इस बजट को आप देखते हैं? जी, ये बजट पूरी तरह से कामयाब है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सबसे ग्रोथ रेट वाला राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है। हमने सिंचाई का रकबा 63 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने, जो अपने आप में बताता है। और सिंचाई परियोजनाएं रखी, जैसे हमारी विधानसभा की ही 178 करोड़ रुपए की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को बजट में शामिल करने का काम किया। तो इस तरह से हमारे सरकार की मंशा सिंचाई के रकबे को बढ़ाने, 48,000 किलोमीटर की नई सड़कें जो उनको रिन्यूअल करके बनाने का लक्ष्य है। तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करते हुए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है सड़क, पानी, बिजली के लिए। हर घर में नल से जल, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में दूसरे नंबर पे बजट खर्च करने का काम किया है। और हमारे यहाँ बुरहानपुर जिला है जिसमें 100% घरों पे नल से जल दिया जा चुका है। ये पूरी तरह से हम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। हम मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, नंबर 1 राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार हमने सरकारी पदों की भर्तियों को बजट में प्रावधानित किया है कि इनको सबको भर्तियां की जाएंगी। इसी तरह एमएसएमई की सेक्टर से हमने तय कर लिया है कि कितने हमारे रोजगार दिए जाएंगे। वहाँ भी एक बड़ी मात्रा में पूरे देश के अंदर यदि एमएसएमई सेक्टर के
का निवेश देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट उस पर देखने को मिल रहे हैं। वहां से भी लोगों को रोजगार जनरेट होने की संभावना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है यहां से भी रोजगार लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। हमारे सरकार हर महीने रोजगार मेले आयोजित करके जो सुविधाएं युवाओं को हम प्लेटफॉर्म जिले पर मुहैया करा रहे हैं कि जैसी जिसकी योग्यता है कंपनियां बुला के हमारी सरकार नवंबर से लेकर अभी तक बड़ी मात्रा में हमने युवाओं को रोजगार देने का हर जिले में करने का काम किया है। तो रोजगार के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में 1 रुपए किलो गेहूं चावल जैसी योजना हमारी सरकार ने चलाई, भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का काम किया। वहां से लेकर संबल जैसी योजना तक, चाहे वो कन्यादान विवाह सहायता योजना ले लें, गरीबों के लिए अनगिनत योजनाएं, किसानों के लिए हमारी फसल बीमा योजना में प्रावधान किए गए हैं। पिछले दिनों से ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। तो फसल बीमा को भी हम लगातार सुधार कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक किसानों तक उसका लाभ मिले। हमारी किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये कैसे किसान को मिल ही रही है, उसका भी हम लोग आगे दायरा बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, और चाहे जो सरकार के मूल काम हैं बिजली, सड़क, पानी और हर घर को नल से जल, पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार 2,79,000 करोड़ का लगभग बजट प्रस्तुत करके हमने ये दावा ठोक दिया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य की दौड़ में हम शामिल होने के लिए अग्रसर हैं। चलिए, और इसी उम्मीद से दरअसल जनता भी अपनी सरकारों की तरफ देखती है कि तरक्की पूरे प्रदेश की है, और यकीनन जब प्रदेश में तरक्की होती है तो वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों का भी जो स्तर है वो सुधरता है। संजय यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। संजय यादव साहब, 2 बातें हैं। क्या आपको लगता है कि इस बजट में सुधार की गुंजाइश है, या फिर आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही हैं? कुछ चीज़ें ऐसी गिनाना चाहेंगे जो सुधार की गुंजाइश रखती हैं, या फिर पूरी तरह से नज़रअंदाज हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो त्रिपाठी जी ने 40 से पढ़ दी है पूरा लाइन से। एक तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इनके पास भूंजी भांग नहीं, शुद्ध बात है, और इन्होंने पूरे प्रदेश की लाई लुटवा दी, जो मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। आज आर्थिक स्थिति ये है, जैसे त्रिपाठी जी से मैं इसके बाद आप पूछिएगा कि आंकड़े बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया। आज किसान की क्या हालत है? आप सम्मान निधि 10,000 दे रहे साल में, और आप 20,000 रुपये महीने उससे वसूल रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो कृषि उपकरण पर सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी गई, और किसानों को उसमें 18% GST। क्या किसान को डीजल की आवश्यकता नहीं होती? आपने बिजली महंगी कर दी, क्या किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं होती? आप सिंचाई के साधन बढ़ाने की बात करते हो, उसका मेरा जिला सबसे बड़ा उदाहरण है, बरगी डैम के पास बना बरगी डैम। आज इन 15 सालों में हमारे यहाँ 15 दिन से आंदोलन चल रहा था, आपकी टीवी ने भी कल दिखाया व्रत आंदोलन आदिवासी क्षेत्रों में। आज तक वहाँ सिंचाई के साधन, उद्वन सिंचाई योजना का प्रोजेक्ट पड़ा है, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। नर्मदा घाटी को तो उन्होंने खत्म कर दिया, पिछली 6 योजना इनकी कंप्लीट नहीं हुई। इनकी शिक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश में 72 से 72 स्थिति में इन्होंने शिक्षा पहुंचा दी। ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान शिक्षक पढ़े ना। आप हायर एजुकेशन की बात ले लें, चाहे स्कूल शिक्षा की बात ले लें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, आज मध्य प्रदेश का नौजवान जो सक्षम है वो कहाँ मध्य प्रदेश में पढ़ रहा? कोई बेंगलोर जा रहा, कोई हैदराबाद जा रहा, कोई कहीं जा रहा, दिल्ली जा रहा, बम्बई जा रहा। कौन मध्य प्रदेश में पढ़ रहा? जब से शिवराज सरकार आई कितनी फैक्ट्री लगाई आपने, औद्योगिक क्षेत्र कितना निवेश आया? ये महत्वपूर्ण बात है, आंकड़ों सहित होना चाहिए कि हम ले आए, हम कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। आज मध्य प्रदेश दयनीय हालत में है। आपने गौशाला जो कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी, आज गौ मारी जा रही हैं। कितनी गौशाला आपने बनाई? आपने बंद करने का काम कर दिया गौशाला। हमने जो 300 से 600 रुपये पेंशन की थी, आप 1,000 रुपये कर सकते रहे। आज वही पेंशन इस महंगाई के दौर में आप डीजल पर टैक्स क्यों नहीं कम करते मध्य प्रदेश में? आप पेट्रोल पर टैक्स क्यों नहीं करते मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से ये कि इनकी जो चल रहा मध्य प्रदेश, जो केंद्र से जो योजनाएं आती हैं उन्हीं के दम पर है, मध्य प्रदेश का अपना कुछ नहीं है। और वो भी मेरे पास तो आंकड़े हैं कि पिछली सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 40% की राशि है 10 माह बीत जाने के बाद आज तक नहीं दी, और आप पूरे प्रदेश को कर्ज में लादे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता को ये सब दिख रहा है। अगर ये दिखता तो 15 साल में सब कुछ कर देते। जहां तक जल जीवन मिशन के तहत मैं पानी की बात कर रहा हूं, हमारा क्षेत्र नर्मदा किनारे है, पूरा नर्मदा किनारे बसा है, वहां के लोगों को नर्मदा का पानी नहीं मिलता। मैंने 137 गांव की कांग्रेस सरकार में योजना स्वीकृत कराई थी कि नर्मदा से जल दूंगा,
लेकिन इन्होंने बंद करने का काम किया। ये भेदभाव करते हैं। आज महाकौशल की कितनी उपेक्षा की गई, कौन सा एक स्टेडियम रखा, सड़कें पीडब्ल्यू की कहीं शामिल नहीं की गई। आज सड़क देने का काम कर रहे हैं, इनको बनने में 2 साल लगेगा। उनका भूमि पूजन हम करेंगे, क्योंकि अभी जो जाएगा इनके पास पैसा नहीं है। अधिकारी पैसे का रोने लगते हैं जी। बहुत दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश की, बहुत खस्ता हाल है मध्य प्रदेश की। आज बीमारू राज्य मध्य प्रदेश सबसे बीमारू राज्य होगा देश का। जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, दरअसल क्या यही सब हमें सवालों के तौर पर विधानसभा सत्र के दौरान नजर आएंगे? क्योंकि आंकड़े यहाँ आप मांग सकते हैं इस मंच पर, लेकिन विधानसभा में भी मांग सकते हैं और वहां पर ये बाध्य है कि इन्हें आंकड़े देना ही पड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जी, अब आदिवासी योजना जैसे हमने शुरू की थी, आष्टानी योजना हो, जो आदिवासी देवस्थल है उनको बंद करने का काम किया। कन्या शिक्षा परिसर मना रहे थे, इनने बंद करने का काम किया। निश्चित रूप से आदिवासियों के हित में अन्य प्रदाय योजना की, किसी आदिवासी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है या 13वीं में, उसको अन्य प्रदाय देने का काम किया था, वो बंद कर दी। हमने बर्तन प्रदाय योजना देने का काम किया था कि आदिवासी पंचायतों में बर्तन देंगे, वो बंद कर दिया। तो ये आदिवासी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, देखिए आंकड़े विरोधी सरकार है। आंकड़े कह रहे हैं, इनका बजट कह रहा है। ये इनसे त्रिपाठी जी से आप पूछिएगा कि कितने लोगों को रोजगार दिया। आज ही के एक अखबार में आया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ी। ठीक, वो सवाल पूछ लेते हैं केपी त्रिपाठी साहब। आप कह दो रोजगार दिया, कहां दिया, किसको दिया, कितने लोगों को नहीं दिया? ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या ये आप विधानसभा के भीतर प्रश्न लगा के पूछेंगे? क्योंकि फिर वहां सरकार बाध्य है, वो आंकड़े जरूर रखेगी और फिर वो आंकड़े मीडिया के जरिए तमाम जनता देखिए, वो तो गोल गोल जवाब दिया जाता है प्रश्नों में। तो अभी परीक्षण करवाया जा रहा है, ये तो सब ये भारतीय जनता पार्टी कभी सामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, सदन का निश्चित रूप से सब गोल गोल जवाब देगी जी। पहले तो मुझे कांग्रेस और संजय भाई की इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति है कि मध्य प्रदेश दयनीय अवस्था में है। ये इनकी भाषा बताती है कि कांग्रेस और संजय भाई आज हारे हुए जुआरी की भाषा बोल रहे हैं। इनको मध्य प्रदेश का विकास देखा नहीं जा रहा। क्यों मध्य प्रदेश दयनीय में? मैं इनको बताना चाहता हूं, मैंने पहले कौन सा विकास हो रहा? मैंने बीच में इंटरप्ट, बताइए ना आप, कहां विकास हो रहा? यादव साहब, कितनी मैंने आपकी बात पे, अरे आप झूठ बोलोगे तो मैं सुनूंगा थोड़ा ना। यादव साहब, मैं आपसे जवाब आप इतने झूठ बोले, हमने सुने। पेशेंस रखो, झूठ बोल रहे हैं, पेशेंस रखो, सुनने की आदत डालो। कितनी व्यक्ति? यादव जी बात हो जाएगी। 349 हम सीएम राइज स्कूलें बनाने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम हम उठाने जा रहे हैं। बात हो जाने मैं आपको पूरा समय 264 स्वास्थ्य केंद्रों का संजय जी उन्नयन करने का हमने योजना बनाई है बजट के अंदर। संजय, जहां तक रोजगार का सवाल है, मैंने आपको कहा संजय जी से आंकड़े जरा पूछिएगा, इनको आंकड़े खुद नहीं पता, मैं तो इनको सही बात कर दूंगा। आपके प्रश्न के जवाब में इनको कुछ नहीं आता जाता है। ऐसे कांग्रेस वाले चिल्ला चोट करके इन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर बंटाधार सरकार देने का काम किया था और 2003 तक सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, बिजली का पता नहीं, सिंचाई परियोजना के प्रोजेक्ट अटके पड़े थे। हमारी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी सब में का काम किया है। आवाज थोड़ी सी डाउन, आवाज डाउन। संजय भाई को इनको कितने लोगों को आवाज तेज करनी पड़ रही क्योंकि चिल्लाएंगे लोगों को। थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब तक ये बोल रहे देखिए, रोजगार दिया, इनको आवाज कम कर दीजिए। त्रिपाठी साहब, यादव साहब, सब एक साथ बोलेंगे। देखिए आवाज तो दोनों आवाजें साथ आ रही हैं, लेकिन आवाज नहीं बोलूंगा, जब हम बोलेंगे सुने। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने की आदत डालेंगे। आप असत्य पे असत्य बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, मुझे लगता है कि क्या विधानसभा में ऐसा ही होता होगा? आपका एक लंबा अनुभव रहा है। यहाँ पर वो पक्ष भी बैठा है जो जवाब देने को तैयार है और वो पक्ष भी है जो सवाल पूछ रहा है, लेकिन आवाज़ें दोनों इतनी ऊंची हैं कि यहाँ स्टूडियो में बैठकर हमें सुनना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये सवाल जवाब किसी हल तक पहुँचते होंगे? बिल्कुल सुहेल जी, बिल्कुल पहुँचते हैं, क्योंकि विधानसभा वो फोरम है। देखिए, ये आपने बजट भाषण उन्होंने पढ़ा, बजट आया, उस पर रिएक्शन आया, लेकिन जब विभागवार विधानसभा में चर्चा होती है तो आपको सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी व्यथा बताते हुए बाहर दिखाई देंगे। वो कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की ये चीज़ नहीं आई है। आपको बहुत सारे आंकड़े ऐसे आएंगे जो सत्ता पक्ष के सदस्य बताएंगे कि सर ये जो दिया गया है वो गलत है। सत्ता पक्ष का सदस्य बस कटौती प्रस्ताव नहीं देता, लेकिन बाकी तो सब करता है। विपक्ष अभी कटौती प्रस्ताव लाएगा कि देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा है,
कि उनको जो है कटौती करके ये योजना लाया जाए। तो एक प्रक्रिया है जी। उसके तहत वो सारे लोग अपना करते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे किसी भी राज्य में या किसी भी राजनीतिक दल की सरकार होगी वो चरणबद्ध ही चल सकती है। आप एकदम रातों रात ना तो हम स्कूल बना सकते हैं ना बांध बना सकते हैं। हमने देखा था ना कि जो विंध्य क्षेत्र में जो परियोजना थी सिंचाई परियोजना बाणसागर की, कितना लंबा चला। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जब सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने उसको एक बार फुट पे उसको लिया और ये किया कि इसको हमको बनाना है और उद्घाटन हुआ। आज आप देखिए कि विंध्य में बहुत सारे चीज़ें बदली। वैसे ही जब नर्मदा की डेडलाइन आ रही है, जब तक हमको बहुत सारा काम करना है, यदि नर्मदा घाटी में यदि हमने एक निर्धारित अवधि में सारे काम नहीं किए तो जल पूरा जो पानी है वो गुजरात चला जाएगा, वो भी सरकार की। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो बजट का प्रावधान होगा ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली सामने नहीं होती, बजट की किताबों में होती हैं, लेकिन प्रावधान होता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर क्या होता है, आपने पैसा दिया है या नहीं दिया, आपने बजट में प्रावधान तो कर दिया है। जिसकी बात जो हमें विपक्ष उठा रहा है कि साहब आपका परिणाम क्या निकला उसका जो पिछले साल आपने किया था, तो उसमें भी पहले एक कंसेप्ट था, अभी भी होगा कि बजट में प्रतिगामी बजट एक पेश करते हैं कि हमने इन चीज़ों के बारे में घोषणा की थी और ये चीज़ें इसमें हो गई हैं। तो लेकिन उस पर कोई जो है ध्यान देता नहीं है कि कौन से काम अधूरे पड़े हैं, कौन से जो फोकस होना चाहिए कि हम पहले अधूरे काम पूरे करें। तो दिखे तो मतलब बिखरे रहती हैं जो चीज़ें, आप एक काम को हाथ में लेते हैं एक बजट में, दूसरे में उसको छोड़ देते हैं, तो पैसे की बर्बादी होती है। तो सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से, आप यदि किसी जिले में किसी विकास खंड में 10 सड़क ले सकते हैं तो उतनी ही लीजिए। अस्पताल जहां खोलने की आवश्यकता प्राथमिकता पे तो वहां अस्पताल खोल लीजिए। तो बहुत सारे एक अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। किसी की आवश्यकता त्रिपाठी जी की कुछ और होगी और संजय यादव जी की आवश्यकता कुछ और है, तो उसके हिसाब से वो बजट देखते हैं। क्या चीज़ें टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए? अगर एक बार आपने बजट में कोई बात कहते हैं तो आपको ये भी बताना ज़रूरी होना चाहिए क्या कि कब तक पूरा कर लेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत यहीं खड़ी होती है। नहीं बिल्कुल, देखिए यदि किसी भी आप यदि 5,000 करोड़ की परियोजना बनाएंगे कोई भी, तो वो उसे आप एक बजट में पूरा नहीं कर सकते। हाँ। किसी भी हालत में नहीं कर सकते। आप बताते हैं कि हम इसे 5 साल में पूरा करेंगे, तो आपने उसको रखा 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ आपको 5 साल में देना है। कोई इसी बजट में आपको 5,000 करोड़ नहीं देना है जी। तो लेकिन अगले बजट में यदि आप उसकी राशि कटौती कर देंगे, उसको कम देंगे, तो फिर परियोजना धीमी हो जाएगी। इस पर जो है बहुत सारे जो फाइनेंशियल बर्डन है सरकार पे बनते हैं। अब तो बीओटी पर का जमाना है, अब तो सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है ना, जो भी है बीओटी पे है। आप कितनी भी अच्छी सड़क बना लीजिए, आपको टोल रोड पे चलना है, आपको जो है टोल का पैसा देना है। पहले ये सब नहीं होता था ना। अब तो ज्यादातर जो है अब आपको इसी तरह की चीजें आ रही हैं, टोल रोड जैसा कंसेप्ट आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारें जो बजट बनाती हैं वो तमाम पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं और इस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए कि जिस मकसद को लेकर बजट बनाए जाते हैं वो एक समय अवधि के भीतर पूरे हों, ताकि पूरी प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल सके। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में विकास